नमस्कार दोस्तों, द इंडिया पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आयुष्मान पांडे। दोस्तों, द इंडिया पोस्ट की हमेशा से एक मुहिम रही है कि उत्तराखंड में जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान निकालने की और उन लोगों से मिलाने की जो आपकी लाइफ में प्रेरणा दे, समाज के लिए और अपने लिए अच्छा करने का। हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि उत्तराखंड में तो कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रही है। तो आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ हरीश बहुगुणा जी से, जो अल्मोड़ा के गांव में रहते हैं। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरीश जी, आप हमें बताएं कि आपको गांव जाकर खेती करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? यदि सही शब्दों में कहें तो पहाड़ वापस आने की प्रेरणा नहीं, से पहाड़ वापस आने का अवसर कहा जा सकता है। मैं स्वभाव से ही प्रकृति प्रेमी था। मेरे दिल्ली के घर में भी कोड़ज, कंडाली, टिमरो आदि के पौधे बड़ी आसानी से उगे हुए हैं। और जब मैं यहाँ से गया था तो मैंने चुपचाप यहाँ की एक मुट्ठी मिट्टी उठाई थी और उसे ले जाके अपने मंदिर में रख दिया था। तो कहीं ना कहीं भाव तो था ही कि एक दिन पहाड़ वापस जाना है। हालांकि ये सब होने में मुझे 20 साल पूरे लग गए। दूसरा, मैं रक्त सेवा से जुड़ा हुआ था। मैं अस्पताल में कैंसर के मरीजों को तड़पते बिलखते हुए देखता था, उनके परिवार वालों को। तब मेरा मन करता था कि नहीं, मैं भाग को पहाड़ चला जाऊँ। और ऐसे में कोरोना आया। कोरोना मेरे लिए आपदा से ज्यादा कहीं अवसर बना। मैंने दिल्ली के अपने काम समेटे और मैं पहाड़ के लिए निकल लिया। ये तो काफी बढ़िया बात है हरीश जी। अच्छा हरीश जी, आपको गांव किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अभी भी कर रहे हैं? जी, स्वाभाविक रूप से परेशानियां तो आनी थी। वो बचपन वाला पहाड़ तो जैसे यहाँ आने तक कहीं गायब हो चुका था। लेकिन एक दृढ़ विश्वास था कि माँ प्रकृति मार्ग अवश्य देगी। इसलिए जो संसाधन मिला उससे काम करना शुरू कर दिए। कहीं बच्चों के नमकीन के खाली रैपर्स, कहीं सामान के खाली पाउच, प्लास्टिक के ड्रम्स, डिब्बे आदि मेरी प्रयोगशाला बनते चले गए। घर में बूढ़े माता पिता हैं, साथ में शहर में पले बड़े बच्चे हैं। खाद की कमी महसूस हुई। बड़े जानवर पालने में समर्थ था नहीं। तो मैंने क्या किया कि जो अपनी रसोई में जलने वाला और गलने वाला कूड़ा था उसे अलग अलग किया। गलने वाले की जैविक खाद बना ली और जलने वाले की राख बना ली। उसी से काम शुरू किया। सबसे बड़ी समस्या स्थानीय स्तर पर सरकार की भावना का ना होना है। मैं उसे ही कठिनाई समझता हूँ, जो थी और जो शायद आगे भी कुछ समय तो बनी रहेगी। अच्छा हरीश जी, आप हमें बताएं कि क्या सरकार की मदद में आपको आसानी मिलती है या फिर उसमें भी आपको बहुत सारी कठिनाइयों को फेस करना पड़ता है? सरकार की योजनाएं और सरकारी लोग, उन दोनों में ही कोई कमी नहीं है। बहुत बड़ी कमी है हम लोगों में सरकार की भावना का ना होना। हम अपनी चीजें अपने पड़ोसी के साथ बांटने के आदी नहीं है। उसका नतीजा ये होता है कि पहले सरकारी कर्मचारी और उसके बाद सरकार, वो दोनों लापरवाह हो जाते हैं। भाई इसे नहीं आ सकता है तो हम क्या करें। वो थोड़ा सा कमी खल रही है। एक स्वर्गीय वैकुंठलाल शर्मा प्रेम जी अक्सर जब मिलते थे तो कहते थे, उतना ही उपकार समझ लो जो जितना साथ निभा दे। तो मैं उसी भाव के साथ काम कर रहा हूँ। सरकारी, गैर सरकारी, मेरे मित्र, मेरे परिवार, मुझे जो सहायता मिल रही है मैं जिस उसका उतना उपयोग करते हुए मैं अपने कार्य को करता हूँ। अच्छा हरीश जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप अभी किन किन फसलों पे कार्य कर रहे हैं? पहाड़ में क्या खेती की जाए, इसके पीछे भी आप देखिए तो एक बड़ा खास हम लोगों का एक ट्रेडिशन है जो याद आ रहा है मुझे। जब हम अपने बेटे के लिए बहू खोजते हैं तो हम अपना परिवार, जाति, समाज, संस्कार और सभ्यता की बात करते हैं। और शायद उसके पीछे वजह यही होती है कि वो लड़की हमारे परिवार में आसानी से समाहित कर लेगी, खुद को हमारे माहौल में ढल जाएगी। तो वही मामला सीधे सीधे फसल पे भी फिट बैठता है। हमें उन्हीं फसलों पे पहले काम करना चाहिए जो हमारे वातावरण की और इस परिवेश की है। बहुत सारी चीजें उसमें हैं। हम पाषाण भेद पे काम कर सकते हैं, तगर पे कर सकते हैं, टिमरू, सीजवान सीड, हम उस पे काम कर सकते हैं। बिच्छू घास की इस समय बहुत डिमांड है, हम उस पे काम कर सकते हैं। और उसके बाद आंबा हल्दी है, काली हल्दी है, या जिन चीज़ों से तेल और फुलेल बन रहा है हम उन चीज़ों पर काम कर सकते हैं। औषधि हवन सामग्री वाली चीज़ों पर काम किया जा सकता है। ये काफ़ी उपयोगी होंगी और मैं इन्हीं क्रम पर आगे बढ़ रहा हूँ। मैं इन्हीं को लक्ष्य करके काम कर रहा हूँ। अच्छा हरीश जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहाड़ में खेती इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वहां खेती करने पर जानवर
फसल खा जाते हैं, तो इससे कैसे निपटा जा सकता है और इसमें कितनी सत्यता है, आप हमें बताइए और हमारे दर्शकों को भी। पहाड़ में जानवरों की समस्या कब नहीं थी? पहाड़ तो हमेशा से जानवरों से भरा हुआ क्षेत्र रहा है। हमारे जंगल जब जितने समृद्ध थे, जानवर उतना ज्यादा था। जानवर समस्या से कहीं ज्यादा बहाना बन चुका है। क्या हरियाणा में नीलगाय नहीं है? हरियाणा की जैसी फसलें कहाँ हो रही हैं? या बंदरों की जहाँ समस्या है, क्या वहाँ जाल लगा के खेती नहीं हो सकती है? सुअर का प्रश्न है। 90% से अधिक मांसाहारी समाज में सुअर समस्या कैसे हो सकता है? सुअर तो यहाँ अवसर है। 10-5 लोगों की टीम बनाइए, सुअर पकड़िए, मारिए, 100 रुपए किलो बेचिए। खाने वाले खाएंगे, बेचने वाले बेचेंगे। उसमें बिना नुकसान के, बिना किसी लागत के आपको लाभ दे रहा है। और सरकार ने भी बहुत जगह पे आपको परमिशन दे रखी है कि आप सुअरों को मारें। तो मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये समस्या से बड़ा बहाना है। उन फसलों का चुनाव कीजिए आप जिनको ये नहीं खाते। काली हल्दी को कोई जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता। टिमरू को कोई जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता। चेस्टनट का बहुत बढ़िया बाजार है, 100-150 रुपए किलो का। उसे कोई जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता। आपकी उसको कोई बहुत ज्यादा सहायता भी नहीं चाहिए। 2 साल पेड़ को देखिए, 2 साल के बाद पेड़ अपने आप खुद को देखता है। रीठा को कोई नुकसान नहीं करता। आप देखिए रीठे का इतना बड़ा पेड़ यहाँ हुआ पड़ा है, इसका कोई फल कभी खराब नहीं होता। आप इन सब चीजों का व्यावसायिक प्रयोग कीजिए ना, दोहन कीजिए इनका। आपने परंपरागत फसलें जैसे झुमुरा, मडवा व अन्य भोजन को क्यों नहीं रखा? परंपरागत फसलें न चुनने के पीछे मुख्य वजह यह है कि एक तो हमें शहरी जीवन शैली में रहने की वजह से हम बहुत ज़्यादा मेहनती नहीं रह चुके हैं। दूसरा, परंपरागत फसलों का एक तय निर्धारित क्रम होता है, आय की एक निश्चित सीमा होती है। इसलिए मैंने उन विकल्पों को खोजा जहाँ कम समय, अपेक्षाकृत परंपरागत फसल की जगह कम मेहनत और अधिक आय के साधन थे। इसलिए मैंने सफ़ेद मूंगफली पर काम करना शुरू किया, अश्वगंधा पर शुरू किया, काली हल्दी पर काम करना शुरू किया और अपने स्थानीय उत्पादों में मैंने टिमरू पे काम किया। उड़द को मैंने दोबारा उपजाया। पाषाढ़ भेद और तगर भी मैंने लगाया है। बल्कि मैं आपको सही बताऊं तो मैं बुरांस के पौधे भी लगा चुका हूँ दालचीनी के साथ। हरीश जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि पहाड़ों में कौन सी खेती धन अर्जित करा सकती है वहाँ के किसानों के लिए। मेरे पास सबसे बड़ी बात यह थी कि खोने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए मैंने कीवी, केसर, टिमरू, हल्दी, काली मिर्च, लहसुन, कीवी किसी को भी नहीं छोड़ा। मैंने पूरे देश में अपने संपर्क टटोले, मित्रों से आग्रह किया कि मुझे बीज भेजें। कुछ देसी बीज आए, कुछ चीज़ें प्रयोग के लिए आई। मेरे पास लौंग, जायफल, काजू के पौधे भी आए और मैंने काम शुरू कर दिया। मुझे स्पष्ट रूप से पता था कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें मेरे पास गंवाने को कुछ नहीं है और इसमें से जो बच गया मैं उससे कमा जाऊँगा। और आज सफलतापूर्वक ये पौधे उगे हुए हैं, लग रहे हैं। केसर में भी एक अच्छी सूचना ये है कि 3 साल में पहले इस बार के प्रयास में केसर में भी पौध आनी शुरू हो गई। हरीश जी, कोरोना के बाद पहाड़ों में आए हुए युवकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तराखंड के किसी युवा को किसी संदेश की आवश्यकता नहीं है। पहाड़ से उतरने के बाद किसी ढाबे की टेबल से लेकर एनएसए के ऑफिस तक को हमारा उत्तराखंड का युवा ही तो संभाल रहा है। समस्या यह है कि हमारे अंदर नौकर भाव आ चुका है। हम स्वयं के मालिक बनने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए मैं यह कहूँगा कि आप स्वयं के मालिक बने, स्वयं को पहचाने, अपने गौरवशाली पूर्वजों के इतिहास को याद करें। जैविक, आयुर्वेद, इन पर विश्वास करें। माँ प्रकृति पर विश्वास करें। आने वाला समय जैविक खेती का है, आयुर्वेद का है, जड़ी बूटियों का है और आपके जैविक तरीके से उगाएगी फसलों का और मसालों का है। आप काम कीजिए, उसको डिब्बाबंद भोजन के रूप में बदलिए। अपने लाभांश कम रखिए, उचित रखिए, मिलावट ना करें। पूरा भारत आपका बाजार है, पूरा भारत आपकी ओर बड़ी उत्सुकता से देख रहा है। वो जिस तरह से उत्तराखंड को देवभूमि मानता है, उसी तरह से वो हमारे उत्तराखंड को जैविक खेती के लिए भी एक उपयुक्त भूमि के रूप में देखता है। आप उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए काम कीजिए, आप सफल होंगे। मैं यथाशक्ति, यथा योग्य अपना अनुभव, अपना बाजार आपके साथ शेयर करूंगा, इस कामना के साथ कि आप सफल होंगे। आप पहाड़ को दोबारा से पुष्पित, पल्लवित करेंगे।
मैं इंडिया न्यूज़ पोस्ट की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया। इस अवसर को देने की वजह से मेरा विश्वास और दृढ़ हुआ, मुझे लगा मेरी मेहनत भी सफल होगी और आप लोगों के साथ मैं भी सफल हो जाऊंगा। जय उत्तराखंड, जय भारत। हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे शो में आपका आने के लिए। उम्मीद है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्होंने कुछ ना कुछ इनोवेटिव सीखा होगा आज के सेशन में। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी अपडेट ना छूटे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।